तो चलो फिर समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमारे पास डाइपोल है जहाँ पे मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है 2L। तो इस डाइपोल का अगर यहाँ पर हम लोग देखें, ये मिड पॉइंट है जिसको O से डिनोट कर देते हैं। तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ना हम लोग, इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इसी इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे मान लेते हैं, पॉइंट पी एज्यूम कर लेते हैं, वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो माइनस क्यू की वजह से होने वाला है, और यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो प्लस क्यू की वजह से होने वाला है। तो हम लोग इन दोनों की वजह से इंटेंसिटी को निकालेंगे और फिर इन दोनों का जो नेट टोटल होगा उसको फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर +1 कूलम चार्ज को प्लेस कर देंगे। +1 कूलम चार्ज को जैसे ही प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और ये किस तरफ होगा, माइनस क्यू की डायरेक्शन में। और वैसे ही इस प्लस क्यू की वजह से किधर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये रिपेल करेगा, ये इसी लाइन में इधर की ओर फोर्स लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल हम लोग मान लेते हैं, ये थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, थीटा एंगल अगर यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो टोटल एंगल यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 थीटा। कैसे, देखो सिंपली, अगर ये एक ट्रायंगल होता हमारे पास में, तो हमको पता है ना कि ये एंगल जितना बनता है एक्सटीरियर एंगल इन दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का जोड़ के बराबर होता है। तो ये थीटा, तो ये 2 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट से ना इस पॉइंट पी का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं r है। तो उस कंडीशन में ये जो लाइन है इसको कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी। तो एपी का लेंथ कितना हो जाएगा, एपी का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम लगा ले। तो जैसे ही हम लोग एपी का लेंथ निकालना है, तो देखो ये वाला पार्ट जो है, ये एओ, इसका लेंथ है एल, ये है आर, तो ये बन जाएगा √L² + R² पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। सिमिलरली इस बीपी का भी लेंथ सेम हो जाएगा √L² + R²। इज इट क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू, तो इसको हम लोग ई माइनस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ई माइनस जो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 1/4πε0 इंटू Q/R²। R² मतलब AP का स्क्वायर, और AP का लेंथ कितना हम लोग निकाले थे, √L² + R²। तो 1/4πε0 इंटू Q/√L² + R² का होल स्क्वायर हो गया ये। अब स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये 1/4πε0 इंटू Q/L² + R²। ये था E माइनस की वजह से। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि E प्लस की वजह से भी पता कर लेंगे, ड्यू टू प्लस क्यू। तो E प्लस कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/4πε0, अगेन चार्ज सेम है Q, और डिस्टेंस भी सेम था, तो ये हो जाएगा L² + R²। इज इट क्लियर। अब देखो तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि दो वेक्टर्स है, एक इस तरफ है E प्लस वाला, एक इस तरफ है E माइनस वाला, और इन दोनों के बीच में एंगल है 2 थीटा। तो इन दोनों की वजह से जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, देखो सिंपली ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जब भी दो वेक्टर दिया रहे उन दोनों के बीच का एंगल दिया रहे, तो टोटल क्या हो जाता है। अगर दो वेक्टर्स है तो पहला वेक्टर का स्क्वायर, तो पहला वेक्टर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ई प्लस है, तो ई प्लस का स्क्वायर, फिर दूसरा वेक्टर का स्क्वायर ई माइनस का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर ई प्लस इंटू ई माइनस, और उन दोनों के बीच का एंगल मतलब cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो ये सिंपल, यहां से इसके बाद में क्या करना है तुमको, ई प्लस का स्क्वायर हो गया, ई माइनस का स्क्वायर हो गया, 2e प्लस ई माइनस cos 2 थीटा। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि ई प्लस और ई माइनस जो है ना वो बराबर है, तो इसको हम लोग ई कह दे सिंपल। तो यहाँ पर हर जगह वैल्यू पुटअप जैसे ही करेंगे तो ये बन जाएगा √E का स्क्वायर, अगेन ई का स्क्वायर, प्लस 2e इंटू ई इंटू cos 2 थीटा। कोई समस्या यहाँ तक में। अब देखो सिंपली, ये E² + E² क्या हो जाएगा, 2e², और अगेन ये भी 2e² cos 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर
ये जो 2e² और 2e² है ये दोनों हमारा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर में, यहाँ पर पहले वाले टर्म में बचेगा 1 और प्लस बचेगा cos 2 थीटा। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही पुटअप करेंगे ये बन जाएगा 2e² इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर में है तो सारा कुछ बाहर। तो देखो ये जो दो बार दो है इसके बदले में एक दो, e² के बदले में e और cos थीटा आ गया हमारा। सो ये रहा हमारा 2e cos थीटा। अब एक एक करके इन दोनों के वैल्यूज को पुटअप करते हैं, e के वैल्यूज को भी और cos थीटा के भी वैल्यू को। तो देखो सबसे पहले cos थीटा निकाल लेते हैं, e तो हमको पता ही है। तो देखो cos थीटा कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये एंगल थीटा था ना, ये थीटा है, और ये जो AO पार्ट है इसका लेंथ L था और ये था R, और ये अंडर रूट ऑफ L² प्लस R²। एक ऐसा ही रफ सा ट्रायंगल चलो हम यहाँ बना लेते हैं। तो जैसे कि तुमने देखा यहाँ पर ये था AOP, ये है L, ये है R, और ये है अंडर रूट ऑफ L² प्लस R²। तो देखो ये अगर थीटा है तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो सिंस cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। मतलब बेस यहाँ पर कितना है L और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट ऑफ L² प्लस R²। तो जैसे ही यहाँ से हम लोग cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा की जगह पे वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e का मतलब 1/4πε0 इंटू क्यू बाई L² प्लस R² इंटू L बाई अंडर रूट ऑफ L² प्लस R²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके बाद में तुम देखो, तो इसको ऊपर में लिखे तो क्या हो जाएगा q इंटू 2l, लिख दे इस 2 को l के बगल में 4 पाई, और ये आगे में 1/4πε0 कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर देखो L² प्लस R² के होल के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर रूट है मतलब 1/2, 1 प्लस 1/2 करेंगे 3/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा L² प्लस R² की पावर 3/2। और हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या था, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है जिसको P से डिनोट किया जाता है। ये अगर मेरे पास कोई डाइपोल है तो उसका जो चार्ज होगा, ठीक है, इसके किसी भी चार्ज को ले लो चाहे माइनस या प्लस वाला, और इसके बीच का जो सेपरेशन है मान लो अगर 2l है, तो डाइपोल मोमेंट क्या था, किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को उसके 2l लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर p पुट कर सकते हैं। तो E बराबर क्या आ गया 1/4πε0 इंटू p बाय अंडर रूट ऑफ L² प्लस R², सॉरी अंडर रूट नहीं, L² प्लस R² की पावर 3/2। और ये हमारा E का डेरिवेशन हो गया, E का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अगर इसके डायरेक्शंस के बारे में बात किया जाए तो देखो सिंपल, चूंकि दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, सॉरी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों इक्वल हमारा है, तो इसके वजह से क्या होगा ना कि ये बीचों बीच लगने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पर इसका डायरेक्शन किस तरफ दिख रहा है, तो ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस दिख रहा है। मतलब x अगर एक्सिस देखे तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव पार्ट में जा रहा है। जबकि वहीं पर अगर हम डाइपोल के डायरेक्शंस को नोटिस करें तो डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ जाता है। तो डाइपोल का डायरेक्शन हमारा है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में इन दोनों को लिखेंगे तो यहाँ पर आगे माइनस का साइन ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इसके अंदर में लोग समझते हैं स्पेशल केस को। स्पेशल केस में क्या है कि जब हम लोग क्या करें ना कि ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट था ये बहुत डिस्टेंस पे ले ले। मान लो यहाँ पर हमारा डाइपोल है, इसके बीच का सेपरेशन ये 2l है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस पे अगर हम लोग ले लें तो उस कंडीशन में ये जो l होगा ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, ये r काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चूंकि अगर r बड़ा है, बहुत बड़ा है l से, तो उस कंडीशन में L² प्लस R² को अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं L² के बराबर, ठीक है, सॉरी R² के बराबर। तो ये हमारा R² हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P बाय R² की पावर 3/2। और यहाँ से आगे हमारा E इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा P बाई R³ और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। आई होप कि ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज कमेंट में बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट कंफ्यूजिंग लगा।
मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद।